हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आ लेक्चर सीरीज ऑफ एमपी डायनेस्टी। अभी तक हम 3 डायनेस्टी कवर कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा बघेलखंड डायनेस्टी। ओके, तो इसको लेके जितना मैंने अभी तक देखा है स्टूडेंट्स में, एक फोबिया सा है दैट बघेलखंड बहुत कंफ्यूजिंग है, प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अगर हम पी वाई क्यूज़ भी देखें तो क्वेश्चन बहुत जनरल पूछे गए हैं। एक, व्हाट डू यू नो अबाउट बघेल रियासत। सेकंड इज़, what do you know about Maharaja Raghuraj Singh, and third one is specifically about the administrative reforms of Maharaja Venkat Raman Singh. ओके, ये क्वेश्चन आए हुए हैं कंटिन्यूसली पिछले 3 मेंस में। अब देखिए, जब भी आप किसी राजा पे क्वेश्चन लिख रहे हो, मेक श्योर कि आपके पास एक फॉर्मेट रेडी हो हाउ यू गोना अप्रोच दैट क्वेश्चन। फर्स्ट इज, आपको उनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, कब से कब तक रूल किया उन्होंने। सेकेंड इज, अगर उनके फादर भी बहुत इंपॉर्टेंट किंग रहे हैं तो फिर आपको लिखना होगा दैट ही इज सन ऑफ एक्स वाई जेड। इसके बाद जब आप उनकी पूरे टाइम पीरियड की बात करते हो, डिवाइड इट इनटू वेरियस थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज पॉलिटिकल अचीवमेंट। पॉलिटिकल अचीवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टेरिटोरियल एक्सपेंशन। सेकेंड थिंग इज, हर राजा ने, खासकर एमपी की जब हम बात करते हैं तो सभी का योगदान कल्चर में कुछ ना कुछ है। कुछ फोर्ट्स वगैरह उन्होंने बनवाए होंगे या फिर उन्होंने कुछ टेम्पल्स बनवाए होंगे। ओके, सेकेंड थिंग होती है आपका सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक में आप हमेशा फोकस कीजिएगा एग्रीकल्चर पार्ट पे, क्या इन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ किया। और सोशल में आप वही सब देखेंगे कि जो इविल्स हुआ करते थे उस टाइम पर, वही चाइल्ड मैरिज, विडोज़ की कंडीशन, एजुकेशन को लेके कुछ किया। ठीक है, वो आप सोशल पार्ट में लिखिए। इतना फॉर्मेट अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो चाहे आप भोपाल डायनेस्टी की बेगम्स पढ़ लीजिए, चाहे आप बघेल डायनेस्टी पढ़ लीजिए, आपका मोस्ट प्रोबेबली कि आप क्वेश्चन ईजिली हैंडल कर लेंगे। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो ज़रूर पूछा जाना चाहिए था लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है, वो सबसे पहले आता है सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। नो, व्हाट आई वुड से यू, जब भी आप पढ़ना शुरू करते हो, इन सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन का रट्टा मत मारो। ओके, इन्हें याद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये चीज़ें जब हम पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे या पूरी डायनेस्टी जब तक हम पढ़ के कंप्लीट करते हैं तब तक ये अपने आप याद हो जाता है। बिकॉज अलग अलग राजाओं के टाइम पर अलग अलग कोर्ट पोएट रहे होंगे, हिस्टोरियंस रहे होंगे, उन्होंने लिखा होगा। ओके, तो ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी अगर आप बाकी पूरा लेक्चर अच्छे से देखते हो या डायनेस्टी याद करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर रट्टा मारने की कोशिश मत करो। हम सिर्फ एक बार देखेंगे कि आखिर कौन कौन से सोर्सेज हैं, और 2 मार्कस में आ सकता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा चलते हैं और इसकी हिस्ट्री समझते हैं, आखिर कैसे इस डायनेस्टी का ओरिजिन हुआ। नाउ यू नो कि चालुक्यास का रूल रहा हमारे वेस्टर्न इंडिया में, और इन चालुक्यास का ही गुजरात में जब रूल रहा अंडर दी सोलंकी डायनेस्टी। यहाँ तक की हिस्ट्री हमने अपनी जो जनरल सिलेबस है उसमें पढ़ा हुआ है। ठीक है, सोलंकी डायनेस्टी यहाँ पे थी जो कि रूल करती थी गुजरात के अनहिलवाड़ा से। अब यहाँ पर एक किंग हुआ करते थे दैट इज कुमारपाल 8। इन्होंने अपने एक रिलेटिव को, उनकी आंटी का बेटा था, ओके, उन्होंने अपने एक रिलेटिव अर्नोराज, इसको एक टेरिटरी दे दी विच वॉज नेम एज व्याघ्रपल्ली। ओके, अभी ये सब रिलेटिव्स हैं, ये गुजरात में बेस्ड सोलंकी डायनेस्टी से रिलेट करते हैं। अभी बघेल जैसा वर्ड कहीं नहीं आएगा, लेकिन इनको एक टेरिटरी दी जाती है रूल करने की, और इसी टेरिटरी का दूसरा नाम होता है बघेल बाड़ी। ओके, तो यहाँ पर अर्नोराज इसको रूल करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं इनके बिहाफ में। फिर अर्नोराज के बेटे आते हैं लवण प्रसाद, वो इस रूल को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अब ये जो टेरिटरी थी बघेलबाड़ी वाली, ये मौर्यन टाइम से फिर गुप्तास के थ्रू होते हुए, उसके बाद आपका चंदेल्स वगैरह के होते हुए, यहाँ पर इस वक्त इस टाइम पीरियड में रूल चल रहा है यहाँ पे कुछ गोंड ट्राइब्स टाइप का। ओके, कुछ भार किंग्स का, इनके रूल चल रहे हैं, और इसमें से सबसे प्रोमिनेंट कास्ट होती है भार किंग्स। अब यहाँ पे क्या होता है, लवण प्रसाद के 2 बेटे होते हैं दैट इज भीमल देव एंड विसल देव। ठीक है, इन दोनों से अब यहाँ से भार किंग परेशान होता है अपने एक लोधी सामंत से।
इस लोधी सामंत से वो डायरेक्ट नहीं लड़ सकता था, इसलिए वो हेल्प मांगता है अर्णोराज से कि आप मेरी हेल्प कीजिए। और एक बार अर्णोराज यहाँ पर चित्रकूट, आज का जो चित्रकूट है, वहाँ पर विजिट करते हैं। वहाँ पर ये बाहर किंग इनसे मिलते हैं और इनसे बोलते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए अगेंस्ट दिस लोधी सामंत। बट अर्णोराज कहते हैं देखिए मैं तो प्रयाग जा रहा हूँ, मैं एक धार्मिक यात्रा पर निकला हूँ, ये युद्ध वगैरह करना अब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन इनके जो पोते होते हैं भीमल देव एंड बीसल देव, इन लोगों की नज़र इस टेरिटरी पे पड़ती है। ये कहते हैं यार काफ़ी फर्टाइल ट्रैक्ट है, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है यहाँ से, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी मदद करने के लिए ये दोनों तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो लोधी सामंत है, इसका एक और आदमी हुआ करता था, दैट इज़ दीवान तिवारी। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी बस स्टोरी समझ लीजिए। ये लोग कहते हैं कि यार देखो ये जो लोधी सामंत है ना, इसको आप डायरेक्टली लड़ाई में नहीं हरा सकते। इसको सिर्फ तभी हराया जा सकता है जब ये कहीं नशे वशे में लिप्त हो, तभी जाके आप इसको मार सकते हो। तो ये भीमल देव और बीसल देव दीवान तिवारी को अपनी साइड लेते हैं और पार्टी वार्टी इनकी जो भी चलती रहती है, जश्न चल रहा है, नशा है, और उस टाइम पे ये तीनों मिलके लोधी सामंत को मार देते हैं। ओके। अब इन तीनों ने, विसल देव, भीमल देव एंड दीवान तिवारी, इन तीनों ने मिलके यहाँ पर इसको मार दिया। बाहर किंग लोधी वालों से जो परेशान था वो ख़त्म हो गया वो मैटर। तो यहाँ पे बाहर किंग इनकी वीरता देख के खुश होता है और इनको टाइटल दे देता है ठाकुर, ठीक है। और साथ में इस रीजन की फ्यूडल लॉर्डशिप भी दे देता है कि आप यहाँ के फ्यूडल्स कहलाएंगे अब से। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर बीसल देव एंड भीमल देव नींव रखते हैं बघेल डायनेस्टी की, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई। अर्णोराज सबसे पहले इनको कुमारपाल ने टेरिटरी दी थी, फिर भार किंग ने इनसे मदद मांगी, और इनके बेटे लवन प्रसाद, लवन प्रसाद का जो मेंशन है ना वो हमें मिलता है एक्चुअली गुजरात के ही इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ इनके बारे में मेंशन हमें यहाँ के इंस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है। गुजरात का ही जो इंस्क्रिप्शन है वो बताता है कि एक अर्णोराज नाम का इंसान था, उसको बघेलबाड़ी टेरिटरी दी गई थी, और उसके बाद उनका जो बेटा था वो लवन प्रसाद था। तो ये हमें गुजरात के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। फिर बात आती है इनके भी जो बेटे होते हैं भीमल देव एंड विसल देव, तो यहाँ से जाके चीज़ें इनके फेवर में आना शुरू हो जाती है एंड दे बिकम द फ्यूडेटरी ऑफ दिस रीजन। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम लोग एक बार पहले सोर्सेज पे नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की इंपॉर्टेंट किंग्स को देखेंगे। सी, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज होंगे सारे याद नहीं रखने हैं हमें, बस इतना रखना है कि हम एक ठीक ठाक आंसर लिख सकें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्याघ्र वंश संग्रह, विच इज़ बाय दी रहमान अली, एंड दूसरा है हमारा बघेल वंशावली जो लिखी थी अजवेश राम ने। बघेल वंश वर्णम रिटन बाय दी रूपानी शर्मा, एंड ये कोर्ट पोएट हुआ करते थे राजभाव सिंह के, ठीक है। इन सब के बारे में हम जानेंगे और ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई आपको एग्जाम में लिखना ज़रूरी है जिसके बिना आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, तो वो है कंदर्प चूड़ामणि, क्योंकि ये खुद किंग वीरभद्र देव ने लिखी थी, और इसी कंदर्प चूड़ामणि में हमें मेंशन मिलता है अबाउट दी काम शास्त्र। क्लियर। इसके अलावा रामचंद्र यश प्रबंध, ये लिखी थी गोविंद भट्ट ने, और ये राजा रामचंद्र पर ही लिखी गई है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट किंग है, इनके बारे में भी जानेंगे हम। देन वीर भानु उदय काव्यम बाय दी माधव। ओके, यहाँ से हमें दो किंग की इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट वीर सिंह देव एंड वीर भानु बघेल। अब देखिए यहाँ पे हम सोर्सेज याद करते हैं, और अगर कभी इन्हीं किंग्स पे नोट आ जाए तो वो एक पॉइंट हमारा रेडीमेड हो जाता है, दैट इनके बारे में मेंशन हमें मिलता है वीर भानु उदय काव्यम में, रिटन बाय माधव। दूसरा बाबरनामा, यानी कि 1526 के अराउंड, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर। तो हम जानेंगे कि यहाँ पर बाबरनामा में मेंशन है अबाउट द रूलर वीर सिंह देव, दैट मीन्स ये कंटेम्प्रेरी रहा होगा बाबर का, और उस टाइम पर अगर बाबर का कंटेम्प्रेरी है तो ऑब्वियस ही बात है कि इब्राहिम लोधी का भी कंटेम्प्रेरी रहा होगा। ओके, तो इस तरीके से पॉइंट्स बन जाते हैं, चीज़ें याद हो जाती है अगर आप चीज़ें कनेक्ट करना जानते हो तो, ठीक है। यहाँ पे बात हो गई हमारे सोर्सेज की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है कंदर्प चूड़ामणि और दूसरा वीर भानु उदय काव्यम, ठीक है, क्योंकि इससे हमें दो किंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। चलो ओरिजिन्स की बात करें, जो स्टोरी मैंने अभी समझाई आपको, बघेल्स दे आर ओरिजिनली दी चालुक्यास हु बिलोंग टू सोलंकी डायनेस्टी ऑफ अनिलवाड़ा गुजरात, ठीक है, ये पॉइंट याद हो गया होगा। सोलंकी रूलर कुमारपाल 8,
He was pleased with the service of his aunt's son Arnoraj and gave him the feudal lordship of Vyagrapalli, that is Bagelbadi. यहाँ तक भी बात समझ में आई. Arnoraj was the feudal of Vyagrapalli throughout his life, and after his death, son Lavan Prasad sat on the throne of Vyagrapalli. अर्नोराज डिसेंडेंट्स, अब क्योंकि ये इस बघेलबाड़ी रीजन में रूल कर रहे हैं, यहाँ पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो इनके जितने डिसेंडेंट्स होंगे दे ऑल केम टू बी नोन एज बघेल ड्यू टू बिलोंगिंग टू विलेज ऑफ बघेलबाड़ी. लेकिन ऐसी भी कहानी बताई जाती है दैट एक बार इनकी अर्नोराज की रक्षा एक शेर ने की थी, बाघ ने. ओके, और ये माना था कि ये बाघ देवी की वजह से इनकी रक्षा हुई है. तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि उस वजह से इन्होंने अपने डिसेंडेंट्स को बाघ यानी कि बघेल कहना शुरू कर दिया था. बट ज़्यादा हिस्टोरियंस एग्री करते हैं कि नहीं, ये बघेलबाड़ी रूल कर रहे थे इसलिए इनको बघेल्स कहा गया. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कालचुरिस, जब कालचुरिस का डिक्लाइन हो जाता है अराउंड द फर्स्ट हाफ ऑफ 13th सेंचुरी, तो ये रीजन डोमिनेट करने लगती हैं अलग अलग कास्ट जैसे गोंड, सेंगर एंड भार. भार कास्ट और यहाँ से आने वाले भार किंग्स ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं. भार वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ दिस. दे टुक कंट्रोल ऑफ द कलिंगर, ये जे है कलिंजर. ओके, भार किंग सॉट हेल्प फ्रॉम द व्याघ्रदेव टू सेटल द बॉर्डर डिस्प्यूट एंड कंट्रोल ऑफ द लोधी फ्यूडेटरीज. ठीक है, हमें पता है ऊपर दिल्ली सल्तनत में लोधीज रूल कर रहे हैं, उनके अलग अलग फ्यूडेटरीज रूल कर रहे हैं. अब देखिए इनका जो नेबरिंग किंगडम बनेगा ना वो बनेगा जौनपुर, और जौनपुर में रूल करेंगे शर्की डायनेस्टी आगे चल के. और इस शर्की डायनेस्टी से इनके रिश्ते अच्छे रहेंगे, उसी वजह से जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहेंगे वो इनके साथ कन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे. ओके, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी. नो, व्याघ्रदेव सेंट हिज 2 ग्रैंडसन दैट इज विसल देव एंड भीमल देव. अब इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने वो जो लोधी सामंत था, ये लोधी फ्यूडेटरी, इसका दीवान था तिवारी. ओके, इसके साथ एक कॉन्स्पिरेसी हैच की. एंड आफ्टर किलिंग ऑफ लोधी, भार किंग्स वर प्लीज्ड विद बोथ बघेल ब्रदर्स एंड गिव देम द टाइटल ऑफ ठाकुर एंड फ्यूडल लॉर्डशिप ऑफ गहोरा. ठीक है, जो आज हमारा रीजन बनता है चित्रकूट के आसपास का. ठीक है, उस गहोरा रीजन की फ्यूडल लॉर्डशिप इनको मिल गई. तो अभी तक ये सिर्फ एक व्याघ्रपल्ली छोटी सी टेरिटरी पे रूल कर रहे थे, एक विलेज बराबर. फिर इनको यहाँ पे फ्यूडल लॉर्डशिप मिल जाती है पूरे के पूरे गहोरा की. Okay, so by 1236 AD, Baghel dynasty was established in Gahora, that is Chitrakoot, by the Bhimal Dev. अब ये जो दो भाई थे विसल देव एंड भीमल देव, तो यहाँ से विसल देव वापस चला जाता है गुजरात, और ये जो भीमल देव है वो लेट डाउन करता है फाउंडेशन ऑफ द बघेल डायनेस्टी. ओके, बट याद रखिएगा अभी भी यहाँ पर इनको ठाकुर का टाइटल दे दिया गया है, फ्यूडल लॉर्डशिप दे दी गई है. लेकिन ये जो फ्यूडल लॉर्डशिप है ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर स्टिल रूलिंग एज द फ्यूडल ऑफ द भार कास्ट. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बघेल डायनेस्टी स्टैब्लिश जरूर कर दी गहोरा चित्रकूट में भीमल देव ने, बट अभी भी ये लोग भार किंग्स के अंडर में ही हैं. ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया अप टू दी भीमल देव. क्लियर. नाउ भीमल देव ही वॉज, पहले तो आप ये पूरी स्टोरी तो सुनाई देंगे. ठीक है, उसके बाद बस 2-3 पॉइंट और ऐड कर देना. ही वॉज अ मॉरल स्कॉलर एंड माइटी पर्सन. ही हैज़ बिन कॉल्ड द फर्स्ट रूलर ऑफ गहोरा इन वीर भानुदय काव्यम. बस इसी तरीके से सोर्सेज याद होते हैं, उनको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. जब आप पूरी डायनेस्टी पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, सोर्सेज अपने आप याद हो जाएंगे. ओके, ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गहोरा एंड विच, इसका मेंशन हमें कहाँ मिलता है, वीर भानुदय काव्यम. ओके, हालांकि इसने रिफ्यूज़ जरूर की थी सॉवरेनिटी ऑफ भार रूलर्स, लेकिन फिर भी अभी तक ये लोग इंडिपेंडेंट किंग नहीं बन पाए. इंडिपेंडेंट आगे चल के बनेंगे. देन भीमल देव का बेटा होता है अनिक देव, या फिर इसका रनिंग देव नाम भी दिया गया है. अब क्योंकि गहोरा का फर्स्ट रूलर तो बन गया था भीमल देव, अब अगला जो रूलर आएगा वो क्या करेगा, वो अपनी कैपिटल को और ज़्यादा ग्रैंड बनाने की कोशिश करेगा. सो ही फर्निश द कैपिटल गहोरा विद बिल्डिंग्स एंड एक्सपैंडेड द गहोरा जागीर. अभी भी ये सिर्फ एक जागीर की फ्यूडल लॉर्ड्स ही हैं. ओके, गिविंग इट अ फॉर्म ऑफ स्मॉल किंगडम. वो अपनी कैपिटल को बनाने की कोशिश कर रहा है एक छोटी सी कैपिटल किंगडम के बराबर. देन आते हैं वालन देव. सो टिल नाउ ऑल द रूलर्स वर वर्किंग एज फ्यूडेटरीज ऑफ भार किंग्स, बट ड्यूरिंग द रेन ऑफ वालन देव भार किंग्स एक्सेप्टेड द बघेल पावर. अब यहाँ पे उल्टा हो जाता है, बघेल किंग्स वर बिकमिंग मोर पावरफुल, और ये जो भार किंग्स हैं अब ये जाके एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं नहीं, बघेल पावर अब ऐसी नहीं रही है जिसको हम नॉर्मल फ्यूडेटरी कह सकते हैं. यहाँ पर भार किंग्स एक्सेप्ट करते हैं कि ओके, आप भी एक
किंगडम हो आज। ओके, सो यहाँ पर भार किंग ने एक्सेप्ट किया दैट बघेल पावर इज़ अ इंडिपेंडेंट पावर। ओके, अब यहाँ से, अब क्योंकि इन्होंने एक बार ये डिसाइड कर लिया, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया दैट वी आर इंडिपेंडेंट, आप अलग हो हम अलग हैं, हम किसी के अंडर में नहीं हैं। तो अगला जो रूलर आएगा बुल्लार देव 1353 से 1389 एडी, ये जो नेक्स्ट रूलर आएगा उसका मेन गोल रहेगा एक्सपेंशन। ओके, ही वॉज अ माइटी किंग एंड एम्बिशियस रूलर। इन्होंने टाइटल लिया महाराजा धीराज और अब डिक्लेयर कर दिया खुद को एज अ इंडिपेंडेंट किंग। ओके, ही इज़ ऑल्सो मैंशनड इन तारीख फिरोज शाही एज अ प्रोमिनेंट रूलर। अब आप ये टाइम पीरियड देखिए, ये वही है तुगलक वाला टाइम पीरियड। ओके, तो यहाँ पर तारीख फिरोज शाही में भी इसका मेंशन मिलता है कि इस रीजन में एक इंपॉर्टेंट किंग रूल कर रहा है जिसका नाम है बुल्लार देव। अब इसने शुरू किया अपने किंगडम का एक्सपेंशन, यानी कि उपरिहार एंड तरिहार। ये होता है कि आपका जो रीजन है बघेलखंड वाला, ठीक है, उसमें जो अपर रीजन है थोड़ा माउंटेनस टाइप का और ये जो थोड़ा लोअर रीजन है, इन दोनों में किंगडम को एक्सपैंड किया। हालांकि जब शुरू में वो जो दीवान तिवारी था ना, उसको जब भीमल देव और विसल देव ने कहा था कि बताओ तुमने मदद की है, तुम्हें क्या चाहिए, तो ये लोग तैयार थे उस टाइम देने के लिए। जो भार किंग थे वो भी तैयार थे कि ठीक है तिवारी को चाहिए तो ऊपरिहार तरिहार में से जो चाहिए ले लो। लेकिन उसने कहा था नहीं नहीं, मैं आप दोनों भाइयों की वीरता देख के इतना इम्प्रेस हूँ दैट मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहूँगा, आप लोग के ही फ्यूडल लॉर्डशिप के अंडर में रह के काम करना चाहूँगा, मैं अपना इंडिपेंडेंट कुछ नहीं चाहता। ओके, ही सन एंड सक्सेसर सिंह देव टुक दी जल समाधि। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इनका, दैट बुल्लार देव का जो सन था उसने फॉर वट एवर रीज़न ही टुक दी जल समाधि एट प्रयाग। इस वजह से इनको अपने ग्रैंडसन यानी पोते को वीरम देव को बनाना पड़ा अपना सक्सेसर। ओके, अब यहाँ से जो रूलर शुरू होंगे वो हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगे। अभी तक हमारे लिए दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट था यहाँ से आपको सोर्सेस याद रखने दें, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा कभी ना कभी। इसके अलावा इनका ओरिजिन पूछा जा सकता है कि इनका ओरिजिन किस तरीके से हुआ, तो ये पूरी स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो आप लिख लोगे। और अगर भीमल देव पे नोट आता है तो आप लिख ही सकते हैं, क्योंकि यही था जिसने भार किंग्स की मदद की थी दीवान तिवारी को साथ लेके, और फिर यहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन लेट डाउन की थी अपने एम्पायर की। ओके, हालांकि उसने रेफ्यूज़ कर दी थी सॉवरेनिटी ऑफ द भार रूलर। ओके, फिर ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसने बस कैपिटल को थोड़ा बड़ा बनाया, एक स्मॉल किंगडम का शेप देने की कोशिश की। एंड वालन देव था जिसके टाइम पर भार किंग ने एक्सेप्ट किया कि ओके नाउ बघेल इज ऑल्सो अ पावर इन दिस रीजन। फिर बुल्लार देव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट किंग जिसने टाइटल लिया महाराजा धीराज। अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट किंग शुरू होंगे। तो वीरम देव, अब क्योंकि बुल्लार देव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उनके बेटे ने जल समाधि ले ली है तो पोता राज कर रहा है। अब मैंने आपको कहा है कि पहला इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए जो भी प्रोमिनेंट किंग्स हैं, और सेकंड थिंग इज़ कि अगर इनके पिता इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं तो फिर वो भी बताना होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे वीरम देव, सॉरी ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ बुल्लार देव। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, आई यूज टेक्स्ट टू स्पीच टू टेक्स्ट ना, तो थोड़ा सा हो जाती है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। एनीवे, he was the grandson of Bullar Dev, this one. He expanded his empire till अमरकंटक। अब बघेल पावर जो है वो चित्रकूट से एक्सपैंड होते हुए नीचे तक जा रही है अमरकंटक तक। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट बघेल रूलर टू कॉन्कर द बांधवगढ़ फोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बांधवगढ़ फोर्ट इवन जब आपका अकबर भी आ जाएगा और वो भी अटैक करेगा ना, तो ये जो फोर्ट होगा इसको जीतना सबसे मुश्किल होगा सभी के लिए। ओके, लोधी जब अटैक करेगा तब उसके लिए भी मुश्किल होगा, यहाँ पर इसके लिए मुश्किल होगा। तो ये जो फोर्ट इन्होंने जीता था ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे चल के इस डायनेस्टी को प्रिजर्व करने के लिए। अकॉर्डिंग टू वीर भानुदय काव्यम, फिर से आ गया सोर्स, ठीक है, याद हो ही जाएगा अब तो। ही कैप्चर्ड सेहुंदा यानी कि आज का चित्रकूट फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। अब क्योंकि यहाँ पर बार बार ऊपर से दिल्ली सल्तनत के अटैक होते रहेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ रीजन बार बार इनसे छीना जाएगा, फिर बार बार ये उसको कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पे चित्रकूट को इन्होंने दोबारा कैप्चर किया। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ईरानी पहलवान। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि इसका पावर या इसकी स्ट्रेंथ कितनी रही होगी कि उसको नाम ही दिया गया था ईरानी पहलवान, दैट इज़ नीरम इन तारीख मोहम्मदी बिकॉज ऑफ हिज करेज एंड वेलोर। ही सफर्ड द डिफीट एट द हैंड्स ऑफ नसीरुद्दीन महमूद शाह नियर महोबा इन ईयर 1393 AD। और मैंने
आपको कहा कि इनके नेबर जो थे वो था जौनपुर किंगडम विच वर अंडर द शर्कीज। तो यहाँ पर दे हैड फ्रेंड रिलेशन विद सुल्तान इब्राहिम शर्की। जो लड़ाई चल रही थी वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों से ही चलती है इनकी। ओके, इसके बाद हम इन सबको सारे याद नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है, नरहरि देव ये सब, लेकिन भैदचंद्र इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अब इनकी दोस्ती कहाँ हो रही है, जौनपुर के शर्की किंगडम से। ओके, और शर्की किंगडम क्योंकि ये जो इधर का रीजन था यूपी, बिहार एंड बंगाल, ये बहुत ही फर्टाइल रीजन था। और जितनी भी डायनेस्टीज आई हैं दिल्ली में, चाहे वो लोधीज़ की आई हो यानी दिल्ली सल्तनत में जितने भी आए, या फिर आपका मुगल्स आए हों, सबको ये रीजन चाहिए था गंगा वैली वाला, क्योंकि बहुत ही फर्टाइल लैंड था। तो लोधी सुल्तान्स इधर एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, जौनपुर बीच में आएगा, ठीक है, इनके साथ ट्रबल होंगे। और जौनपुर के फ्रेंड रिलेशन रहते हैं बघेल के साथ, इसलिए दिल्ली सुल्तान्स का अटैक बघेल्स की तरफ भी देखने को मिलेगा। ओके, ये सारी चीज़ों की शुरुआत हो जाती है यहाँ से 470 से 495, यानी कि अब हम लोग आ गए हैं टाइम पीरियड ऑफ लोधीज़, ठीक है। और 1526 में आएगा बाबर और लोधीज़ खत्म हो जाएंगे। Bedchandra, most of his tenure was spent in conflict with Lodhi rulers. Okay, although there was no direct enmity, but due to friendship with Sharki rulers, the struggle became inevitable. अब अगर याद रखना है कि कैसे याद रखें सब चीज़ को, तो थोड़ी सी ट्रिक्स तो आपको बनानी पड़ेंगी। भेदचंद, भेद मतलब जैसे क्या होता है, डिवीजन, और जहाँ डिवीजन होगा वहाँ पे क्या होगी, लड़ाई, फाइट, वॉर, ठीक है। तो ये इसका जो पूरा भेदचंद का जो पूरा कार्यकाल रहा वो मोस्टली बघेल लोधी के कन्फ्लिक्ट में ही इन्वॉल्व होके रहे। ओके, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ हुसैन शाह शर्की, जो कि जौनपुर किंगडम के सबसे प्रोमिनेंट रूलर रहे, हुसैन शाह शर्की, ठीक है। बघेल लोधी कन्फ्लिक्ट की बात करें तो दे डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एनमिटी, द मेन रीजन ऑफ द कन्फ्लिक्ट वॉज फ्रेंडशिप बिटवीन बघेल्स एंड द शर्कीज। एज अ रिजल्ट बघेल सपोर्टेड देयर शर्की फ्रेंड्स अगेंस्ट द लोधी सुल्तान्स, ठीक, विच लेड टू बघेल किंगडम फेसिंग 3 लोधी इन्वेजन। अब तीनों लोधी इन्वेजन पे लंबे लंबे नोट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितना हमें एक आंसर लिखने के लिए चाहिए वो सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया आपके लिए। ओके, तो टू स्टॉप द कल्पी कैंपेन ऑफ हुसैन शाह शर्की, लोधी फोर्ट एंड डिफीटेड दी हुसैन शाह। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगेन स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि लोधी ने डिफीट किया हुसैन शाह को, ये जो इसके कंटेम्प्रेरी थे हुसैन शाह शर्की, ओके। एंड यहाँ से फिर हुसैन शाह भाग के आ जाएगा भट्ट की तरफ, भट्ट गहोरा, ठीक है, यानी कि यहाँ बघेलखंड टेरिटरी में, एंड ही विल टेक रेफ्यूजी इन दी बघेल स्टेट। इन द मीन टाइम, ये जो मिस्टेक हुई है ना, स्पेलिंग मिस्टेक या जो भी पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो गया, आई विल करेक्ट इट एंड देन आपको जो प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी उसमें आई विल ऐड। इन द मीन टाइम बहलोल लोधी डाइड। अब यहाँ पर बहलोल लोधी की डेथ हो जाती है, हालांकि उसने कल्पी में यहाँ पे डिफीट कर दिया था हुसैन शाह शर्की को, बट फिर जैसे ही बहलोल लोधी मर जाता है तो फिर वहाँ भी वो सक्सेशन वॉर और ये सब चलता रहता था, क्योंकि कौन किसको सक्सीड करेगा उसके लिए लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तब जाके लोधी इसका ध्यान यहाँ से थोड़ा सा हटता है और इसका फ़ायदा उठा के भेदचंद्र हुसैन शाह को वापस से जौनपुर तक पहुँचा देते हैं सेफली। ओके, लेकिन इससे क्या हुआ कि इन्होंने, अब बहलोल लोधी को सक्सीड कौन करेगा, सिकंदर लोधी, फिर सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी, फिर बाबर। ओके, तो यहाँ पे भेदचंद्र ने भी अपने रिश्ते सिकंदर लोधी के साथ ख़राब कर लिए, हुसैन शाह शर्की को वापस से जौनपुर में स्टैब्लिश करके। ही वॉज ऑर्डर टू अपीयर इन द कोर्ट ऑफ सुल्तान सिकंदर लोधी। अब एक ऑर्डर भेजा जाता है कि इसको बोलो, भेदचंद्र को बोलो कोर्ट में आए, ठीक है, लेकिन वो आते नहीं हैं और इस वजह से सुल्तान सिकंदर लोधी और गुस्सा होता है और फिर वो सेकंड अटैक लॉन्च करता है बघेल पावर पर। सो सिकंदर लोधी डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द बघेल्स इन विच भेदचंद्र ग्रैंडसन वीर सिंह देव, ठीक है। अब यहाँ पे भेदचंद के जो ग्रैंडसन होते हैं, ही वॉज डिफीटेड एंड अब ये वीर सिंह देव जाएगा बांधवगढ़ फोर्ट, ये वहाँ पर रेफ्यूजी लेगा और फिर सुल्तान लोधी उसको चेज करता हुआ वहाँ भी आएगा, लेकिन क्योंकि पूरा जंगल रहता है, फिर अगेन वो गुरिल्ला वॉरफेयर, छुप के वार करने वाली चीज़ें शुरू होती है। एंड यहाँ पे लोधी की जो सेना थी इट सफर्ड हैवी लॉसेस ऑब्वियसली ड्यू टू टोपोग्राफी, ठीक है, जंगल की वजह से। तो ये सेकंड कैंपेन भी इसका पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं होता है। देन थर्ड, सिकंदर लोधी अगेन लॉन्च ए कैंपेन टू कॉन्कर द बांधवगढ़ फोर्ट, क्योंकि उसे भी ये बात समझ में आ गई थी कि बांधवगढ़ फोर्ट वाकई जीतना आसान नहीं है, ठीक है, तो ये कोर्ट तो हमें चाहिए। आगे चल के अकबर भी इसको लेने की कोशिश करेगा। ओके, नाउ
अब यहाँ पे इस वक्त तक हमारे ये जो भाई साहब थे भेदचंद, इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, सिकंदर लोधी वंस अगेन लॉन्च ए कैंपेन टू कॉन्कर द बांधवगढ़ फोर्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ सलीवहान, बट द सुल्तान आर्मी वॉज अगेन अनसक्सेसफुल। और सलीवहान का रूल ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, हार्डली 5 साल का ही रूल रहता है। ही डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग एंड आफ्टर ही इज डेथ ही सन वीर सिंह देव, ये जो यहाँ पे ग्रैंड सन जो लड़ रहा था ना वीर सिंह देव, अब यही अगला राजा बनेगा। ओके, ही विल बिकम द रूलर ऑफ बघेल स्टेट। अब ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रूलर होगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड देखिए ज़रा 1500 टू 1535, और इसी का मेंशन हमें मिलेगा बाबरनामा में। आपको डेट तो याद होगी ना अब तक, 1526। ओके, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लोधी एंड बाबर के बीच में, और मुगल डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे होती है। अब इसी के टाइम पीरियड के टाइम पर ये हो रही है वीर सिंह बघेल के। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि 1527 में बैटल ऑफ खानवा भी होगी, जहाँ पर राणा सांगा लड़ेंगे। अब ये जो वीर सिंह बघेल है ये राणा सांगा का साथ देगा पहले, लेकिन राणा सांगा जब हार जाएंगे तब ये अपनी डिप्लोमेसी यूज़ करेगा और ये वापस से कहाँ साइड ले लेगा, बाबर की तरफ। ओके, तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो वीर सिंह बघेल, मतलब नाम के वीर तो थे, लेकिन जब एक बार राणा सांगा हार गए तो फिर इन्होंने सोचा कि अब अपने राज्य को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनका टाइम पीरियड याद रखने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वीर सिंह बघेल 1500 टू 1535। ठीक है, ही वॉज अ केपेबल सक्सेसर एज वेल एज स्किल डिप्लोमेट। केपेबल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये ऑलरेडी लड़ाई लड़ चुका है लोधीस के अगेंस्ट। ठीक है, हालांकि हार गया था, बांधवगढ़ फोर्ट में रहा फिर, लेकिन ये लड़ाई लड़ चुका है। ही वॉज केपेबल सक्सेसर एंड स्किल डिप्लोमेट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब उसको लगा कि मुगल्स आर हियर टू स्टे, ठीक है, इन्हें राणा सांगा नहीं हरा पाए पूरी सेना लेके आधे हिंदुस्तान की, तो इनसे लड़ने का अभी कोई मतलब नहीं है मुगल से। Okay, so Babur had mentioned वीर सिंह देव इन हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक-ए बाबरी। तुजुक-ए बाबरी को ही बाबरनामा कहते हैं और ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है। वीर सिंह बघेल इज डिस्क्राइब्ड एज ओनर ऑफ लार्ज ट्रैक्ट। इन लोधी शर्की राइवलरी ही चोज टू स्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद सिकंदर लोधी ओवर दी हुसैन शाह शर्की। अब यहाँ पर इसको अभी देखिए 1500 से रूल कर रहा है ना, तो अभी 26 साल लोधी ही रहेंगे। तो इस टाइम पर इसको ये तो समझ में आ गई थी कि हमारी लोधी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हम शर्की वालों शर्की डायनेस्टी की दोस्ती की वजह से हम पे अटैक हो रहे हैं। तो इसने थोड़ा डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल किया एंड इसने सोचा कि नहीं, अब मुझे फ्रेंडली रिलेशन किसके साथ रखने, सिकंदर लोधी के साथ, ना कि हुसैन शाह शर्की के साथ। ओके, क्योंकि शर्की ऑलरेडी इतना कमज़ोर है, बार बार पिट के आ जाता है। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ मनसबदार विद द टाइटल ऑफ होरिल शाह बाय एम्परर हुमायूं ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पर ये 1535 तक है। ठीक है, आपका जो बाबर है वो 1530 के आसपास मर जाएगा। ठीक है, तो अगले 5 साल फिर बाबर का रूल रहेगा 1540 तक, फिर वापस से वो शेर शाह सूरी आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको टाइमलाइन रिवाइज करवा देता हूँ। 1526, ठीक है, बाबर आएगा, लोधी को डिफीट करेगा, डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करेगा। 1530 तक बाबर मर जाएगा, फिर यहाँ से 1540 तक रूल चलेगा हुमायूं का। ठीक है, फिर 1540 से 1556 तक वापस से चलेगा शेर शाह सूरी और उसके बेटे का। ठीक है, फिर 56 के बाद आ जाएगा हमारा अकबर। ओके, तो यानी कि यहाँ पर 1500 से शुरू हुआ था इनका रूल, और ये 1500 से होते हुए कहाँ तक जाएगा, 1535 तक। ओके, यानी कि ये इब्राहिम लोदी का भी रूल देखेंगे, ये बाबर का भी रूल देखेंगे, और कुछ साल ये हुमायूं का भी रूल देखेंगे। ओके, इसलिए वीर सिंह बघेल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई है। ही वॉज ऑल्सो द कंटेम्प्रेरी ऑफ गोंड रूलर संग्राम शाह। संग्राम शाह आपको याद है, मैंने आपको गोंड डायनेस्टी ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। गोंड डायनेस्टी में ये जो संग्राम शाह थे, इनका एक इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि ये अपने फादर से रिवोल्ट करके यहाँ पे भाग आते हैं। उसके बाद जब इनके फादर किसी और भाई को बनाने वाले थे राजा, तो ये जाके वहाँ पे संग्राम शाह अपने पिता का मर्डर कर देते हैं। अब इसके मर्डर से ये जो वीर सिंह देव थे, ये बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि यार तुम लोग कब से ऐसा करने लगे हो, ये खिलजी लोगों की तरह की पिता की हत्या कर रहे हो राज के लिए। तो यहाँ पर फिर बघेल आर्मी भेजते हैं ये अगेंस्ट द संग्राम शाह। फिर संग्राम शाह इनसे माफ़ी मांग लेता है और फिर ये उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज द किंग ऑफ गोंड रूलर। ओके, ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ गोंड रूलर संग्राम शाह हु फ्लैड, FLED, fled, who fled to state of Baghel after revolting with his father अर्जुन दास। ये अब अर्जुन दास क्या कर रहे थे, यहाँ पे अपॉइंट करने वाले थे जोगी राज को एज ही सक्सेसर ऑफ गोंड किंगडम,
लेकिन संग्राम शाह जाके अपने पिता का मर्डर कर देते हैं, और जब ये खबर इनको मिलती है वीर सिंह देव को, तो ही सेंट ए आर्मी टू द गोंड स्टेट। बट बाद में माफ़ी मांग लेते हैं संग्राम शाह और उनको माफ़ कर दिया जाता है और एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज अ सक्सेसर ऑफ गोंड किंगडम। क्लियर? तो ये एक और इंसिडेंट हो गया इनका, ठीक है। इसके बाद जब 27 में बैटल ऑफ खानवा होती है बिटवीन राणा सांगा एंड बाबर, तो यहाँ पर वो साथ देते हैं राणा सांगा का, लेकिन जब राणा सांगा हार जाते हैं तो ही शो हीज डिप्लोमेसी एंड एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद बाबर, और इसलिए बाबर ने इनको यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। देन टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन बाबर रिटर्न द भट गहोरा स्टेट, जो वो जीत चुका था, टू वीर सिंह देव आफ्टर द डिफीट, ठीक है। तो भट गहोरा स्टेट वापस से आ जाता है इनके पास, क्योंकि इनके रिश्ते मुगल से ये बेटर स्टैब्लिश कर लेते हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीर सिंह बघेल। टाइम पीरियड 1500 से 1535, इन्होंने 3-4 राजाओं का राज देखा दिल्ली में भी, इसलिए ये एक प्रोमिनेंट पर्सन हो जाते हैं। अब इसके बाद अगले 20 साल 35 से 55, कोई मुश्किल नहीं है, डेट याद रखना, ठीक है। अगर वो याद है आपको 1500 से 1535, तो वीर भानु बघेल भी याद हो जाएंगे 1535 से 1555, ठीक है। ही वॉज वीर सिंह बघेल एंड ही इज़ वीर भानु बघेल। ये चीज़ें हैं जो बच्चों को परेशान करती हैं कि सर नाम याद रखने में दिक्कत आती है। अगर ठीक से फोकस से स्टोरी सुनोगे, कनेक्ट करोगे, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। एंड हर राजा को डिट्टो लाइन बाय लाइन याद रखने की कोशिश मत करो, ठीक है। आपको सिर्फ एक आंसर भर लिखना है वहाँ पे। अब जो बड़े आंसर हैं आपके 7 मार्क का टाइप, वो आएंगे तो इस टाइप के राजाओं पे आएंगे, ठीक है। वो उन पे नहीं आएंगे छोटे मोटों पे कि नरहरि देव पे लिख दो, नहीं आएगा उस पर। ये जो प्रोमिनेंट किंग्स हैं इन पे क्वेश्चन आएगा। चलो वीर भानु बघेल को जाने, तो अब यहाँ से फिर एक सोर्स याद करेंगे, दैट पोएट माधव जिन्होंने लिखी वीर भानुदय काव्यम, ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ वीर भानु बघेल। इसीलिए इनकी जो काव्य है उसमें नाम ही आ रहा है वीर भानुदय काव्यम, और पोएट का नाम है माधव। ओके, ही फॉट अगेंस्ट द शेरशाह सूरी। अब याद करो कि 1540 से 1556 के बीच से वापस से सूरी डायनेस्टी रूल करेगी, फिर 1556 से अकबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका टाइम पीरियड क्या है, 35 से लेके 55 के बीच। तो यहाँ पे मोस्टली इनके टाइम पर सिर्फ 5 साल रहेगा हुमायूं, उसके बाद रहेगा शेरशाह सूरी। तो इन्होंने फाइट किया होगा अगेंस्ट दी शेरशाह सूरी। अब क्योंकि इनके पिता के रिश्ते अच्छे हो गए थे बाबर के साथ, मुगल्स के साथ, तो आप मान सकते हो कि कहीं ना कहीं इसने अच्छी दोस्ती रखी होगी हुमायूं के साथ 5 साल। उसके बाद फिर हुमायूं भाग जाता है और शेरशाह सूरी आ जाएगा। तो महाराजा वीर भानु सिंह फॉट अगेंस्ट द शेरशाह सूरी विद चंदेल राजपूत ड्यूरिंग द सीज ऑफ कलिंजर फोर्ट। और कलिंजर फोर्ट आपको पता ही है, जहाँ पे शेरशाह सूरी मारा था वो रॉकेट वगैरह चलाने में। ही असिस्टेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा 1539 एंड किल्ड वीरमजीत गौर द मिलिट्री कमांडर ऑफ शेरशाह सूरी। और इसी वजह से शेरशाह सूरी गुस्सा होता है कि आपने हमारे मिलिट्री कमांडर को मार दिया, एंड ये वॉर डिक्लेयर कर देता है अगेंस्ट वीर भानु उदय। आउट ऑफ फियर ही टुक रेफ्यूजी अंडर द कलिंजर रूलर कीरत सिंह चंदेल, कलिंजर जहाँ पे चंदेल रूल कर रहे हैं। एंड शेरशाह सूरी अटैक द कलिंजर इन 1544 एंड ही डाइड इन 1545 ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब शेल। ये स्टोरी आपने ऑलरेडी सुनी होगी, ओके। स्टिल लेकिन उसके मरने के बाद भी जो सुर आर्मी होती है वो कंट्रोल कर लेती है कलिंजर फोर्ट को। ये जी नहीं है, जे है, ठीक है। ये वॉइस की वजह से गलत स्पेलिंग लिखा गई है, ओके। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट रहा वो रहा शेरशाह सूरी का, और इनकी डिफीट होती है। ये कलिंजर फोर्ट में जाते हैं, वहाँ जाकर शेल्टर लेते हैं। उसके बाद कलिंजर फोर्ट पे अटैक करता है, और ये इनकी जो सारी लड़ाई हुई वो बस इसलिए हुई क्योंकि ये हुमायूं को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि शेरशाह सूरी हुमायूं को एक्सपेल करना चाहता था, ठीक है। 4-5 पॉइंट्स हैं, काफ़ी है आपके आंसर के लिए। अब हम आते हैं, सबसे लंबा राज देखा हमने रामचंद्र बघेल का। 55 में अकबर आएगा, और अकबर का राज है तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक्सपेंशन कर रहा था, वो अपने आसपास की सारी टेरिटरीज जीतना चाहता था। वो चाहता था कि ये सारे जितने राजा हैं ये उसकी छत्र छाया में रहें, मुगल एम्पायर के अंदर रह के अपना राज चलाएं, ओके। और यहाँ पर 1606 तक आपका जो अकबर रहेगा वो 1556 में आएगा, 1606 तक रहेगा। और ये जो पूरा टाइम पीरियड है अकबर और रामचंद्र बघेल कंटेम्प्रेरी रहेंगे, और इनके बीच में काफ़ी क्लैश भी होंगे। अब 2-3 इवेंट आपको ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ से तानसेन डिमांड किया जाएगा अकबर से, राजा रामचंद्र तानसेन को भेजेंगे। फिर बीरबल आएंगे, बीरबल राजा रामचंद्र को समझाएंगे कि देखिए इस वक्त मुगल से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, अभी आप जीत नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये 2-3 इंसिडेंट तो आपने ऑलरेडी कहानियों में सुने होंगे
ही वॉज सक्सेसर ऑफ वीर भानु बघेल। अब ये अगेन मैंने कहीं पे सक्सेसर के पॉइंट डाले हैं, कहीं पे नहीं डाले हैं, क्यों? क्योंकि अगर उनके जो फादर हैं वो प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं, जैसे वीर भानु रहा क्योंकि उसने हुमायूं को हेल्प किया, उसने शेरशाह सूरी से लड़ाई की, तो वो प्रोमिनेंट हो गया, तो उसमें लिखने का सेंस बनता है दैट ही वॉज सक्सेसर ऑफ वीर भानु बघेल एंड ऑल्सो द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। तानसेन द ग्रेट म्यूजिशियन वॉज इन हिज कोर्ट। Then in 1562, Akbar sent Jalal Khan to acquire Tansen, and Tansen himself convinced Raja Ramchandra that fighting with Akbar would be disastrous for kingdom, and Ramchandra consented and delivered Tansen to Akbar। तो एक तो ये इंसिडेंट हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे रामचंद्र ने एक गलती कर दी थी, क्योंकि देखिए अभी 1556 में ही आया है अकबर, और वो बहुत छोटा था जब आया था, 16-17 साल का ही था, तो 1563 तक भी उसको सीरियसली ले नहीं रहे रामचंद्र, वो सोच रहे हैं बच्चा है यार क्या करेगा। तो यहाँ पे रामचंद्र ने क्या किया, ही प्रोवाइडेड रेफ्यूज टू अकबर से रेबेल गाजी खान। ये गाजी खान चैलेंज कर रहा था अकबर को, और इन्होंने सोचा ओके इनमें डिवाइड रूल खेल लेता हूँ, तो इन्होंने रेफ्यूज प्रोवाइड कर दी टू अकबर रेबेल सन गाजी खान तन्नूरी। ओके, और इस वजह से अकबर ने गुस्सा होकर असफ खान को भेजा टू अटैक दी बांधवगढ़। और बांधवगढ़ को, क्योंकि जब भी अटैक होता था तो यहाँ के जो राजा थे मोस्टली बांधवगढ़ फोर्ट की तरफ भाग जाते थे या चले जाते थे, क्योंकि उसे जीतना इतना आसान नहीं है। वहाँ के जो जंगल्स हैं, जो टोपोग्राफी है, नदियाँ हैं, वहाँ से कोई सेना आगे बढ़ जाए बहुत मुश्किल होता था। ओके, तो यहाँ पे गाजी खान को इन्होंने रेफ्यूजी दी। हालांकि जब लड़ाई हुई, अकबर का अटैक हुआ, तो गाजी खान तो मारा गया, लेकिन रामचंद्र देव को जाके रेफ्यूजी लेनी पड़ी बांधवगढ़ फोर्ट में। फिर एट द एंड ऑफ वॉर बीरबल की मदद से यहाँ पे रिकन्सिलिएशन कराया जाता है बिटवीन दी राजा रामचंद्र एंड अकबर, क्योंकि अब तक रामचंद्र को भी समझ में आ गया था दैट अकबर इज़ नॉट दैट वीक। ओके, उम्र कम है बट उतना वीक नहीं है, उसकी सेना बहुत मजबूत है। लेकिन जो गहोरा, जो इनकी कैपिटल रही अभी तक, द गहोरा द कैपिटल ऑफ बघेल किंगडम केम अंडर पोजीशन ऑफ द मुगल्स, एंड इन 1564 बांधवगढ़ बिकेम द न्यू कैपिटल ऑफ बघेल डायनेस्टी। अब ये याद रखिएगा कि शुरू में आपकी गहोरा कैपिटल बनी थी, ठीक है, वो बाहर किंग ने दे दी थी उसको, बिसल देव को। अब यहाँ से रामचंद्र थे जिनके टाइम पर हमें न्यू कैपिटल देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आगे चल के कैपिटल दोबारा बदलेगी और रीवा कैपिटल बनेगी, और वहाँ से वो किंगडम रीवा किंगडम के नाम से जाना जाएगा। ओके, देन in 1569, Akbar campaigned against Kalinjar, which was under the Baghel rulers, but Ramchandra Dev, fearing Akbar, he gifted the key of the fort to the Mughal emperor। ठीक है, क्योंकि रामचंद्र को पता था कि मैं कलिंजर डिफेंड तो कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली कलिंजर इन्होंने परचेज कर लिया था, क्योंकि जीता नहीं था बघेल्स ने, उन्होंने परचेज कर लिया था इस कलिंजर फोर्ट को। और जब अकबर की नज़र उस पर पड़ी तो राजा रामचंद्र को लगा कि लड़ाई का फ़ायदा तो नहीं है, तो उन्होंने ये फोर्ट दे दिया था चुपचाप। अकबर गॉट वेरी हैप्पी एंड व्हेन महाराजा रामचंद्र वेंट टू प्रयाग, तो ही इन्वाइटेड दी राजा रामचंद्र टू फतेहपुर सिकरी। और फतेहपुर सिकरी जब बनाया ना 1572 के आसपास, तब तक अकबर बदल चुका था। शुरू में अकबर की लाइफ दो फेज़ में देख सकते हो। अब शुरू में ही वॉज वेरी क्रूअल, जैसे कि मोस्टली इन्वेडर्स थे। उसने एक राजपूत किंगडम पे तो 40,000 लोगों को मरवा दिया था जीतने के बाद। बट उसके बाद हम देखते हैं आगे चल के कि ये थोड़ा सा नॉर्मल फेज़ में आता है, और इस टाइम तक ये सुले कुल ज़िले इलाही इस टाइप की बातें कर रहा है, यूनिवर्सल रिलीजन इस तरह की बातें कर रहा है। तो फतेहपुर सिकरी में इन्होंने बुलाया यहाँ पे राजा को एंड गेव हिम द टाइटल ऑफ राजेंद्र शिरोमणि। ओके, द टाइटल इज राजेंद्र शिरोमणि एंड प्रोवाइडेड हिम 101 हॉर्सेस एंड ए कैनन नेम्ड राम प्रसाद। एक तोप दी जाती है, इसका नाम राम प्रसाद रखा जाता है। एंड बदले में अकबर की दो डिमांड हमेशा होती थी कि आपको आके होमेज पे करना होगा हमारे कोर्ट में, यानी हमारे कोर्ट में आके सर्विस देनी होगी, जैसे मान सिंह दे रहे थे। ओके, तो यहाँ पे रामचंद्र ने अपने बेटे वीरभद्र देव को भेजा एज अ रिप्रेजेंटेटिव इन कोर्ट ऑफ अकबर। ओके, इनका बेटा वीरभद्र देव। अब बात करते हैं इसी वीरभद्र देव की। हालांकि इसके टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये 1 साल ही रूल कर पाया, लेकिन इसके टाइम पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमें सोर्सेज याद करने। ही हिमसेल्फ रोट 2 बुक्स इन संस्कृत, वन इज़ कंदर्प चूड़ामणि, शुरू में याद कराई थी मैंने, एंड सेकेंड इज 10 कुमार पर्व कथा सार। ओके, ये 2 बुक इन्होंने खुद लिखी, और एक और बुक वीरभद्र देव चंपू, ये इन्हीं के टाइम पे लिखी इनके कोर्ट पोएट पद्मानाथ मिश्रा ने। बस ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हुए वीरभद्र देव के टाइम पर, जिसने हार्डली 1 साल रूल किया।
नेक्स्ट इज विक्रमजीत बघेल। अब इसका भी टाइम पीरियड अच्छा खासा रहा है, 1593 से 1624। ओके, ये कंटेम्प्रेरी रहेगा मोस्टली जहांगीर के, राइट। सो आफ्टर द डेथ ऑफ वीरभद्रदेव द सेल्फिश पीपल ऑफ द कोर्ट। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर वीरभद्रदेव की डेथ बहुत कम टाइम में हो गई, एक साल में, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका जो बेटा रहा होगा विक्रमजीत, वो कहीं ना कहीं माइनर रहा होगा इस टाइम। ओके, तो यहाँ पे जो कोर्ट में जो लोग थे उन्होंने इंस्टॉल कर दिया उसके माइनर सन विक्रमजीत को ऑन द थ्रोन ऑफ बघेल किंगडम, लेकिन सारी जो पावर थी, डिसीजन, वो अपने हाथ में रखे। Due to his refusal to submit in 1594, Akbar sent a huge army under the leadership of Rai Tirupur Das Khatri to the बांधवगढ़ अगेंस्ट द विक्रमजीत। अब बांधवगढ़ ऑलरेडी कैपिटल है, तो जो आर्मी अटैक करेगी वो करेगी बांधवगढ़ फोर्ट की तरफ। आफ्टर सेवरल डेज ऑफ सीज एन एग्रीमेंट वॉज रीच बिटवीन द किंग विक्रमजीत, यानी कि उसके बिहाफ में जो दूसरे लोग रूल कर रहे हैं, एंड द मुगल आर्मी, अंडर विच किंग विक्रमजीत हैड टू अपीयर टू द मुगल कोर्ट। अब जैसे इनके पिता ने यानी कि वीरभद्र देव ने कोर्ट में सर्विस दी थी, इन्हें भी जाके मुगल कोर्ट में सर्विस देनी होगी। In 1596 AD, Ismail Quli Khan was sent to Bandhavgarh to bring Vikramjit to the Mughal court, and in 1597 a treaty was signed with Tirupur Das Khatri, as a result of which Baghel ruler hand over the Bandhavgarh fort to the Mughal army। अब प्रॉब्लम यह है कि बांधवगढ़ फोर्ट भी मुगल आर्मी ने ले लिया। ओके, अब कहाँ जाएंगे? नाउ अब क्योंकि ये पूरा किंगडम जो है ये अकबर की छत्र छाया में आ चुका है, तो यहाँ पे किंग किसको बनाना है किसको नहीं, इसका डिसीजन अकबर लेगा। ओके, बुंदेलखंड के टाइम भी हमने देखा था, बुंदेलखंड डायनेस्टी, कौन डायनेस्टी, अकबर इस तरह के डिसीजंस में अब इंटरफेयर करेगा, जैसे राजपूतों में भी कर रहा था, सक्सेशन में वो एक डिसीजन ले रहा था कि कौन राजा को सक्सीड करेगा। सो इन 1602 अकबर मेड वीरभद्र स्लेव सन, ठीक है, इनकी एक दासी का बेटा था जिरजोधन, उसको इसने रूलर बना दिया, जो कि रूलर रहा 1605 से। इसके बाद जब जहांगीर आएगा पावर में 1605 में, तो वो वापस से विक्रमजीत को रूलर बना देगा और ये जो जिरजोधन है ये चला जाएगा। ओके, तो बीच में 3 साल हमें रूल देखने को मिलेगा जिरजोधन का, और विक्रमजीत साइडलाइन कर दिए जाएंगे। फिर जहांगीर आके वापस से विक्रमजीत को रूलर बनाएगा, एंड जहांगीर हैंडेड ओवर द पावर ऑफ 18 परगनास ऑफ बघेल स्टेट टू हिज ब्रदर इन लॉ सन विक्रमजीत। अब यहाँ पे ये जो विक्रमजीत हैं ये रीवा को कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि बांधवगढ़ फोर्ट तो गया, अब रीवा कैपिटल बनेगा, और यहाँ से ये जो स्टेट था बघेल स्टेट, इट विल कम टू बी नोन एज द रीवा स्टेट। क्लियर? अब देखिए, अब विक्रमजीत को दिक्कत यह है कि रीवा एक नई कैपिटल बनाने की बजाय, और उसके बाद फिर बांधवगढ़ जैसा फोर्ट इतनी आसानी से तो दे नहीं सकता, तो 1610 के अराउंड ये अब बड़ा हो चुका है, एंड ही विल रिवोल्ट टू गेट द बांधवगढ़ फोर्ट। लेकिन इनको सप्रेस कर दिया जाएगा बाय दी महासिंह, जहांगीर भेजेगा महासिंह को, जो कि महासिंह वही है जो ग्रैंड सन है मानसिंह का, ठीक है, जोधा का भाई मानसिंह अकबर के टाइम का, ठीक है, इसी मानसिंह का ग्रैंड सन होता है महासिंह, उसको भेजा जाता है इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। एज अ रिजल्ट वो सप्रेस कर भी देता है, और बांधवगढ़ का किला दे दिया जाता है महासिंह को कि चलो आप इसको मैनेज करो अब। ओके, लेकिन 1616 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ खुर्रम, तो खुर्रम उसका बेटा था जहांगीर का, तो खुर्रम की रिकमेंडेशन पे जहांगीर माफ़ कर देता है विक्रमजीत को, और विक्रमजीत को दे दिया जाता है बांधवगढ़ और कुछ और परगनास। लेकिन अब वो कैपिटल शिफ्ट नहीं करता है, कैपिटल रीवा ही रहती है। बांधवगढ़ फोर्ट को सिर्फ एक मिलिट्री हेडक्वार्टर बना दिया जाता है, जबकि रीवा आपका कैपिटल रहेगा, और विक्रमजीत की डेथ हो जाएगी 1624 में। ठीक है, तो अभी ये जो बैक टू बैक हमने 4 किंग्स देखे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। इसके बाद अमर सिंह आएंगे। अब यहाँ से ये बहुत कमज़ोर पड़ने लगेगा ये राज्य। ही एक्सेप्टेड द मुगल सबऑर्डिनेशन वॉलेंट्रीली, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अभी तक तो क्या है, लोग कोशिश भी कर रहे थे रिवोल्ट करके कि हम अपनी इंडिपेंडेंस वापस लेंगे, लेकिन ये वॉलेंट्रीली सबमिट कर देगा और ये खुद अपीयर हो जाएगा मुगल कोर्ट में फॉर द सर्विस। ये he was appointed to suppress the rebellion of जुझार सिंह बुंदेला। ठीक है, जुझार सिंह बुंदेला, जब मैं आपको बुंदेला डायनेस्टी पढ़ाऊंगा उसमें हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, उसका रेबेलियन सप्रेस करने के लिए यहाँ से अमर सिंह को भेजा जाएगा।
एंड विक्रमजीत बुंदेला जो कि सन था जुझार सिंह का, ही वॉज किल्ड इन दिस स्ट्रगल। ये हम बुंदेल डायनेस्टी के टाइम पढ़ेंगे। अनूप सिंह नॉट दैट इंपॉर्टेंट, भाव सिंह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इनके बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 3 टेम्पल्स बनाए थे, क्योंकि ये विजिट करते हैं जगन्नाथपुरी 3 बार, वहाँ से कुछ आइडल्स लेके आते हैं लॉर्ड जगन्नाथ के, और कंस्ट्रक्ट करते हैं 3 टेम्पल, एक रीवा में, एक मुकुंदपुर में, एक कोठार में, और सॉरी वो एक ही है दोनों, महामृत्युंजय टेम्पल इन रीवा। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि ये भाव सिंह बनाते हैं, बट अगेन क्वेश्चन नहीं आएगा इस पर, ये सिर्फ आपके जानने के लिए। अभी अब हम फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, ये जो लेस प्रोमिनेंट किंग्स हैं उसके बाद हम आएंगे अपने प्रोमिनेंट किंग्स पर। 2 और किंग आएंगे जिन पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। अनिरुद्ध सिंह, नो देयर वॉज कियोस अक्रॉस द किंगडम, काफ़ी सारे सामंत, क्योंकि देखिए अमर सिंह की वजह से क्या हुआ यहाँ पर, इसने वॉलेंटरली सब कुछ सबमिट कर दिया, तो जो सामंत वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे अब कि यार ये तो कमज़ोर हो गए, हम क्यों इनके सामंत बन के रहें। तो मैनी सामंत रेज द बैनर ऑफ रेबिलियन, एज अ रिजल्ट द बुंदेला रूलर हृदय शाह, ठीक है, कहीं पे हृदय मिलेगा, कहीं पे हृदय लिखा हुआ मिलेगा, ओके, हृदय शाह, द सन ऑफ छत्रसाल बुंदेला, ही अटैक द रीवा स्टेट, एंड दिस हृदय शाह बिल्ड द बुंदेल दरवाज़ा इन सरपना नियर द रीवा, और ये बुंदेल दरवाज़ा आगे चल के तोड़ा जाएगा ब्रिटिशर्स के टाइम पे। राजा अवधूत सिंह, तो इनके टाइम पर ये बघेल बुंदेल कन्फ्लिक्ट बहुत देखने को मिलेगा हमें, क्यों, क्योंकि बुंदेल इस वक्त थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बघेल काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो दे ऑलवेज ट्राई टू अटैक दैम, ओके। लेकिन अब इस टाइम तक एक और पावर आ चुकी है इंडिया पे, दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, और नीचे से मराठास, ओके। तो राजा अजीत सिंह को पास ओवर करते हैं, जय सिंह पे आते हैं हम लोग। जय सिंह के टाइम पे अब ये जो 1809 और 1833 है, इस टाइम तक मराठास को सब्जुगेट कर चुकी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और काफ़ी सारे राजाओं को ये लोग लेके आ रहे हैं सबऑर्डिनेट अलायंस में, ठीक है। दैट मीन्स आप लोग अपनी सेना नहीं रखेंगे, ब्रिटिश सरकार आपको प्रोटेक्ट करेगी। अब यहाँ पे 1812 के अराउंड एक ग्रुप हुआ करता था पिंडारीज का। पिंडारीज वर नथिंग बट अ फ्रीलांस वॉरियर्स, ठीक है, कि ठीक है जो हमें पैसे देगा हम उसकी तरफ से लड़ने को तैयार हैं, जिस पे मूवी भी बनी है, ठीक है। तो ये जो पिंडारीज थे अंडर लीडरशिप ऑफ करीम खान, दे रेडेड द रीवा किंगडम। अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे राजा के बस की नहीं है इनसे लड़ना, इसको जाना ही पड़ेगा ब्रिटिशर्स के पास मदद के लिए। सो अपॉन दिस अटैक बाय द पिंडारीज, द जय सिंह वॉज कॉल्ड टू एसीड टू ए ट्रीटी सब्सिडरी अलायंस, in which he acknowledged the protection of British government and agreed to refer all the disputes with the neighboring chiefs। जैसे अगर मान लो इसके आसपास के राजघरानों से भी अगर लड़ाई चल रही है तो आप लोग आपस में डील नहीं करोगे, ब्रिटिशर्स के पास आओ, हम डील करवाएंगे, तो वही है सब्सिडरी अलायंस, हमने पढ़ा है, ओके। ऑल डिस्प्यूट्स विद नेबरिंग चीफ्स to their arbitration and to allow British troops to march through their cantoned in the territory। यानी कि यहाँ पर जैसे ये अगर रीवा स्टेट है और ब्रिटिशर्स को इधर से इधर जाना है, तो हम घूम के नहीं जाएंगे कि ये तो राजा का किंगडम है, ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी नहीं है, नो। आपको अलाउ करना होगा कि हम आपके किंगडम से मार्च करते हुए जा सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम एक कंटोनमेंट भी बना सकते हैं आपके किंगडम में, ठीक है। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन हुआ करते थे। इफ़ एवर द कंपनी गवर्नमेंट नीड द आर्मी ऑफ रीवा स्टेट, तो रीवा स्टेट को मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा कंपनी को, और वो करेगा 1857 के रिवोल्ट के टाइम, ठीक है। यहाँ पे जो बघेल डायनेस्टी रहेगी ये ब्रिटिशर्स का साथ देगी, ठीक है। तो इनकी डेथ हो जाएगी 1833 में। अब यहाँ से आएंगे राजा विश्वजीत सिंह और विश्वनाथ सिंह, लेकिन इनका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, 54 में चले जाएंगे और उसके बाद प्रॉब्लम आएगी 1857 का रिवोल्ट। लेकिन इनके नाम इन पे सिर्फ एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल सकता है आपको। ही रोड द फर्स्ट हिंदी ड्रामा आनंद रघुनंदन। अगर आपसे पूछा जाए पहला हिंदी ड्रामा कौन सा था, कब लिखा गया, तो आनंद रघुनंदन, और ये लिखा गया राजा विश्वनाथ सिंह के टाइम पर। इसके साथ साथ इन्होंने विश्वनाथ सागर लेक भी बनवाया, जो कि आज गोविंदगढ़ में है, रीवा के पास, ठीक है। हम आते हैं रघुराज सिंह बघेल पर। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, और क्यों पूछा गया है, 1857 रिवोल्ट की वजह से। ही हेल्प द ब्रिटिश, ठीक है, पहले दिन का टाइम पीरियड याद रख लो। ही हेल्प द ब्रिटिश इन सप्रेसिंग द अपराइजिंग इन रीजन ऑफ मंडला, जबलपुर एंड नागौद, सतना। अब ये सारे रीजन सुन के आपको एक इंसान का नाम याद आएगा, ठाकुर रनमत सिंह का, ओके। वो इसी रीजन में उन्होंने म्यूटनी की थी। एंड फॉर दिस ही वॉज रिवॉर्डेड बाय रिस्टोरिंग हिम द सोहागपुर, यानी कि शेडोल रीजन आज का,
अमरकंटक परगनास विच वर अर्लियर सीज बाय द मराठास, और फिर मराठास को डिफीट करके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए, और ईस्ट इंडिया कंपनी को जब मदद की रीवा स्टेट ने 1857 में, तो उन्होंने ये परगनास और शहडोल डिस्ट्रिक्ट ये दे दी वापस से इनको। और इन्होंने इनवाइट किया था दीवान ऑफ ग्वालियर, दैट इज सर दिनकर राव। सर दिनकर राव का नाम आपने सुना होगा पॉलिटी में, इनको अपॉइंट करता है वाइस रॉय अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। सर दिनकर राव टू रीवा स्टेट फॉर हेल्पिंग इन फाइनेंशियल मैटर, और इसके बाद इनको ग्रैंड कमांडर का अवार्ड दिया जाता है, दैट इज़ GCSI, क्योंकि इन्होंने मदद की थी ब्रिटिशर्स की। इन 1860 मिलता है ये अवार्ड। 1870 में ही अटेंड द आगरा कोर्ट एज ए स्पेशल कोर्ट। आपको अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, वो कोर्ट वगैरह लगाए जाते थे, ओके। 1870 में लगा लॉर्ड लिटन के टाइम, उसके बाद 1903 में लगेगा लॉर्ड कर्जन के टाइम, दरबार कहते थे जिनको, दिल्ली दरबार, ठीक है। एंड ही डिसमेंटल्ड द बुंदेला दरवाज़ा, वो जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, बुंदेला हृदय शाह ने जीतने के बाद बनवाया था, तो इसने डिसमेंटल कर दिया था यहाँ पर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत इंसल्टिंग था कि बुंदेलास ने हमें डिफीट करके अपना सिंबल बना के चले गए विक्ट्री का, ओके। तो रघुराज सिंह बघेल, इन पे क्वेश्चन आया, और ठाकुर रणमत सिंह ये थे जिन्होंने पूरा रिवोल्ट लेड किया था इस रीजन में, ठाकुर रणमत सिंह। और रेवोल्यूशन से पहले ही वॉज एक्चुअली लेफ्टिनेंट इन ब्रिटिश आर्मी सागर कंटोनमेंट में, और उनके प्रमोशन के बाद वो कैप्टन भी बन गए थे, और उनको 9 गाँव में पोस्ट किया जाता है। लेकिन उसके बाद जब रिवोल्ट होता है तो उनको कहा जाता है कि ओके जाओ और बख्तबली और मारन सिंह इन दोनों को कैप्चर करो, लेकिन ये डिसओबे करते हैं ऑर्डर्स का, और इनको डिसमिस कर दिया जाता है। फिर डिसमिस होने के बाद ये ज्वाइन करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल को, कंटिजेंट गैदर करते हैं 300 इंडियन सोल्जर्स का, लेकिन इनका एक साथी रहता है हीरा सिंह, वो इनको धोखा दे जाता है, एंड ही वॉज कैप्चर्ड एंड हैंग्ड ऑन 1 अगस्त 1859, ओके। रीवा स्टेट के अलावा इन्होंने रेवोल्यूशन लाइट किया जबलपुर, रायपुर और नागपुर में भी। आज जो रीवा में स्टेडियम है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है, ठाकुर, यार ये स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हुई है स्पीच की वजह से, ओके। एनीवे ठाकुर रणमत सिंह, विच शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, ओके। अब आपको जो एक PYQ पूछा गया वो है एक और वेंकटरमन सिंह पे। अब ये आप समझ सकते हैं कि 1895 से 1918, 1885 में क्या हुआ है, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी है, मॉडरेट्स वगैरह डिमांड कर रहे हैं, काफ़ी सारे तरह तरह के रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अब जो 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स आएंगे ये काफ़ी प्रो पीपल रहेंगे, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करने की सोचेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग वो फॉर्मेट यूज़ करेंगे कि इन्होंने कुछ ना कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए होंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए होंगे अपने लोगों की लाइफ बेटर बनाने के लिए, ओके। तो अब यहाँ से ये चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी एंड प्रिडिक्टेबल हो जाएंगी, जो कि आप इजीली याद रख सकते हो, ओके। अब देखिए जब राजा रघुराज सिंह की डेथ हुई ना 1895 में, तो उस टाइम पे ये जो थे वेंकटरमन सिंह ये बहुत ही यंग थे, ओके। इसलिए 1880 से 1895 तक 15 साल जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रहा वो कंपनी के अंडर में रहा, यानी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ चुकी है 1857 के बाद। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, लेकिन जैसे ही राजा अपनी यंग एज में आते हैं तो वहाँ पर उनको पूरी रूलिंग पावर दे दी जाती है 1895। इसलिए हम लोग यहाँ पे 1880 से 1895 के बीच किसी राजा का नाम नहीं देखते हैं, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने मैनेज किया था सब कुछ, ओके। अब ये जब वापस आते हैं तो 1896 में बहुत ही सीवियर फेमाइन आता है पूरे इंडिया में। आपको याद है वो केस चापेकर ब्रदर्स वाला, जनरल रैंड को वो मार देते हैं, उसके बाद फिर चापेकर ब्रदर्स को फांसी दी जाती है, चारों भाइयों को, ओके। तो यहाँ पे इस वक्त हमारा जो इंडिया है वो फेमाइन से जूझ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, एक अच्छा राजा क्या करेगा जब फेमाइन आया हुआ है, तो ही विल सेटअप ए फेमाइन विक्टिम फंड। इसके अलावा पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, तो इन्होंने एक दरबार प्रेस बनाई और वहाँ से मैगजीन पब्लिश होना शुरू हुई 1902 में, दैट इज़ शुभचिंतक एंड भारत भ्राता। ये सब आप प्रीलिम्स वाली जो हमारी बुक है आप लोगों के पास ऑलरेडी है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास, ठीक है। आप लोगों के पास जो बुक है उसमें हमने ये मैगजीन्स पे जो चैप्टर बनाया है उसमें ये सारी लिस्ट दी हुई है, लेकिन रट्टा मत मारो इन चीज़ों का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप मेंस की तैयारी करते हो ना, प्रीलिम्स अपने आप ईजी हो जाता है। हमने यहाँ पे सोर्सेज देख लिए, हमने कुछ पोइट्स के नाम देख लिए, अब ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे, शुभचिंतक, भारत भ्राता, ये सब मैगजीन्स हैं जो पब्लिश हुई यहाँ से दरबार प्रेस से, ओके। इसके अलावा एक हिंदी वीकली मैगजीन पब्लिश की जाती थी, दैट इज़ शुभचिंतक, ये सब यहाँ से पब्लिश किया जाता है।
फिर दिल्ली दरबार लगता है लॉर्ड कर्जन के टाइम, तो उसको भी अटेंड करते हैं ये। इसके बाद इन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई दैट इज़ सरस्वती भंडार। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये राजा कितने प्रोग्रेसिव थे कि वो विक्टिम्स के लिए फेमाइन फंड डेवलप कर रहे हैं, वो मैगजीन जैसी चीज़ें पब्लिश कर रहे हैं, वो एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए लाइब्रेरी सेटअप कर रहे हैं, राइट। हालांकि इनसे एक गलती हुई कि इन्होंने संस्कृत एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया, जबकि संस्कृत की बजाय इंग्लिश एजुकेशन मैंडेटरी करना था, क्योंकि अल्टीमेटली रूल है ब्रिटिशर्स का, और अगर जॉब करनी है, नौकरी चाहिए, तो वो इंग्लिश में ही मिलेगी। ओके, ही ऑल्सो स्टार्टेड सेवरल स्कूल्स इन द रूरल एरियाज। अब ये बहुत बड़ी बात है कि उस वक्त में कोई राजा ये सोच रहा है कि मैं गाँव में भी स्कूल खोलूँगा बच्चों के लिए, ठीक है, और कंपलसरी कर रहा हूँ मैं एजुकेशन, मैंडेटरी इन द प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है, संस्कृत तो सिखा ही रहा हूँ लेकिन कंपलसरी है कि आपको भेजना ही है बच्चों को स्कूल। तो ये दिखाता है कि एक प्रोग्रेसिव किंग कैसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा राजघराने या राजा लोगों का रूल बेकार ही रहा है, वो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, या तो राजा अय्याश है या फिर अच्छा प्रोग्रेसिव है कि वो अपने स्टेट को अच्छा बनाना चाहता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव हिम द टाइटल ऑफ वही GCSI ग्रैंड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया इन 1906 एंड ही कंस्ट्रक्टेड द विक्टोरिया हॉस्पिटल। अब ये सब आपके सोशल रिफॉर्म्स में आ जाएगा। ही कंस्ट्रक्टेड विक्टोरिया हॉस्पिटल टू कमेमोरेट क्वीन विक्टोरियाज जुबली एंड स्लॉटर ऑफ टाइगर्स वॉज बैंड। रीवा स्टेट में बहुत टाइगर्स हुआ करते थे लेकिन उसको बैन करना पड़ा क्योंकि अंग्रेजों को बहुत शौक था हंटिंग करने का, बट उस वजह से टाइगर पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। ओके, इन 1904 ही रीऑर्गेनाइज द आर्मी और खुद ने पोस्ट ले ली कमांडर इन चीफ की, और साथ में एक मिलिट्री कंटोनमेंट भी बनाया बांधवगढ़, बगाऊ एंड सतना में। ओके, सो ये दिखाता है कि दिस किंग वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव वन, इसलिए इन पे क्वेश्चन पूछा गया आपको पिछले साल, मतलब 2022 में। ओके, तो यहाँ पे जब भी कोई राजा अच्छा करेगा उसके आने के चांसेस ज़्यादा होंगे एग्जाम में। अब नेक्स्ट इज इनका रूल खत्म हो जाता है 1918 में। देन यहाँ पे अगेन फिर से स्टेट का रूल आता है, दैट इज़ ब्रिटिशर्स रूल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इनका भी जो बेटा रहेगा गुलाब सिंह वो अभी माइनर है। तो यहाँ पे 4 साल फिर से हमें कंपनी का यानी कि ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें वो अच्छा काम करेंगे, पुलिस सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए इस टाइम पे हमारे क्रांतिकारी उधर लड़ रहे हैं ब्रिटिश टेरिटरी में, और वो क्या करते थे जैसे काकोरी ट्रेन वगैरह इस तरह के जो भी कुछ इंसिडेंट्स करते थे, किल कर देते थे ब्रिटिशर्स को, उसके बाद वो भाग के आ जाते थे इन राजाओं के एरिया में, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश का सिस्टम नहीं चल रहा है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स की पुलिस नहीं है, यहाँ पे है राजा का राज। ठीक है, जैसे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, वो अधिकतर अपना जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करते थे ब्रिटिश टेरिटरी में, उसके बाद वो आ जाते थे यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स में, ताकि यहाँ पे ब्रिटिश पुलिस से बच सकें। Okay, so under the improvement of police system, the state was divided into 3 districts, that is Rewa, Bagu and उमरिया, नॉट अम्बरिया, उमरिया। ठीक है, और सबके लिए एक SP अपॉइंट किया जाता है। उसके अलावा लोकल कमेटी बनाई जाती है 1920 में अंडर द जुडिशियल सिस्टम, एंड म्यूनसिपैलिटी स्टैब्लिश की जाती है सतना में एंड उमरिया में। तो ये आप देख सकते हैं कि चीज़ें अब यहाँ से और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आता है कि यार आप हमें क्रिटिसाइज़ करोगे, तो वो बैन लगा देते हैं ऑन द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, और इस वजह से जो हमारा हिंदी वीकली न्यूज़पेपर था भारत भ्राता, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे गुलाब सिंह, और इन पे क्वेश्चन नहीं आया है, आप 90% मान के चलिए कि अगर इस बार क्वेश्चन आएगा तो गुलाब सिंह पे ही आएगा। ओके, अब आप देखिएगा कि ये कितने प्रोग्रेसिव है। अगेन दिमाग में वही रखिएगा, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, सोशियो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। ठीक है, इसी के अराउंड अपने आंसर को फ्रेम कीजिएगा। पहली बात तो कि ही वॉज वेरी हाईली एजुकेटेड, क्योंकि माइनर थे उस टाइम, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने संभाला 4 साल राज को, और ये चले गए इंदौर दिल्ली कॉलेज में पढ़ने। इंदौर से पढ़ाई करके जब ये वापस आए तो एजुकेटेड थे, ठीक है, चीज़ें सुधारना चाहते थे। तो यहाँ पे 1926 में आपका जो सिंगरौली रीजन है, वहाँ की क्वीन थी नवरन कुमारी, उन्होंने वॉलेंट्रली मर्ज कर दिया अपना सिंगरौली रीवा स्टेट के साथ। ओके, इसके अलावा 1931 में चौहान्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, सीधी आज का जो सीधी डिस्ट्रिक्ट है हमारा, लेकिन उस प्रोटेस्ट को सप्रेस कर दिया गया यहाँ पे। तो ये तो बात हो गई इनकी थोड़ी सी पॉलिटिकल वाली। इसके बाद अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखिए, तो इन्होंने स्टैब्लिश किया बैंक ऑफ बड़ौदा। गोल क्या रहेगा कि हमारे फार्मर्स को तकबी लोन यानी कि सस्ता
लोन दिया जाए एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, अब एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी शो करनी है तो कुछ फार्म्स बनाने होंगे जहाँ पे हम उनको पायलट प्रोजेक्ट की तरह दिखा सकें कि देखिए आप ये वाले सीड यूज़ कीजिए, इस तरह से एग्रीकल्चर कीजिए। तो इन्होंने वही किया। ही एस्टैब्लिश एग्रीकल्चर फार्म इन 1935 विद एम टू प्रोवाइडिंग द लेटेस्ट मेथड ऑफ फार्मिंग एंड बेस्ट सीड्स टू द फार्मर्स। अब फार्मिंग करनी है तो पानी की भी ज़रूरत है, तो 1939 में ही बिल्ड मैनी डैम्स इंक्लूडिंग द लिलजी डैम फॉर पर्पस ऑफ इरीगेशन। ओके, अब उसके बाद ये जब अच्छे लॉज बनाने होंगे अपनी सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अच्छे लोग हों लॉ बनाने के लिए। तो यहाँ पे 41 मेंबर का प्रजामंडल बनाते हैं ये फॉर पीपल्स वेलफेयर। उसके अलावा गर्ल्स के एजुकेशन के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल खोलते हैं इन 1932। पुअर स्टूडेंट्स के लिए वेलफेयर फंड बनाते हैं। संस्कृत कॉलेज खोलते हैं 1937। विमेंस के लिए हॉस्पिटल खोलते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक और लिटरेरी मैगजीन पब्लिश की जाती है, दैट इज़ बांधव। ओके, तो ये सारी चीज़ें इतनी कुछ हो रही हैं इनके टाइम पर, तो आप समझ सकते हैं कि इन पे क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। इस पूरी डायनेस्टी में अगर कोई दो चीज़ याद करनी है तो और सोर्सेज याद कर लो और ये याद कर लो। आप 90% पॉसिबल है कि क्वेश्चन आपको इन पे मिलेगा और आप लिख लोगे। इन्होंने 5 ईयर एजुकेशन प्लान बनाया। आप सोचिए कि 1930s में कोई राजा 5 ईयर प्लान बना रहा है अपने स्टेट के एजुकेशन के लिए बच्चों के। ये कितने प्रोग्रेसिव लीडर रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू जैसे लीडर हमारे पास आज हैं। ओके, ही ऑल्सो इस्टेब्लिश द बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन रीवा 1934। क्यों बना रहे हैं हम अलग बोर्ड? क्योंकि अभी तक हमारा जो भी एजुकेशन चल रहा है इनके रीवा स्टेट में वो यूपी का बोर्ड चल रहा था। तो इन्होंने यहाँ पे अपना खुद का बोर्ड बनाया कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, हम खुद डिसाइड करेंगे। In 1944, Poor Students Welfare Fund was established for scholarship to poor students। ठीक है, इसके अलावा सोशल रिफॉर्म की बात करें तो इन्होंने लॉज बनाए टू एंड द प्रेवलेंट इवल प्रैक्टिसेस, वही सब, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा विडोज़ की कंडीशन इंप्रूव करने की इन्होंने कोशिश की। उसके लिए इन्होंने विडो आश्रम बनाया, वीडियो नहीं विडो। एंड नेक्स्ट इज कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करने के लिए इन्होंने सहभोज सिस्टम चलाया, यानी कि एक साथ खाना खाएंगे सब लोग, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं है। और इन्होंने श्री बघेलखंड फ्लोर मिल बनाई सतना में 1940 में, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। ठीक है, तो इतना कुछ करने वाले राजा पे क्वेश्चन नहीं आएगा तो किस पे आएगा? डेफिनेटली गुलाब सिंह पे क्वेश्चन आएगा। ओके, अब गुलाब सिंह के टाइम पर ही याद कीजिए कि इनका रूल कहाँ तक चल रहा है, 1946 तक। और 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन होता है जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीतते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस के सपोर्ट में हाथी पर एक रैली निकलवा दी थी उनके सपोर्ट में सुभाष चंद्र बोस के फोटो के साथ। ये चीज़ ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई, उन्होंने इनको इंदौर बुलवाया और डिसमिस कर दिया इनको रीवा स्टेट से। बट पब्लिक इनको इतना प्यार कर रही थी क्योंकि इतना अच्छा काम किया था इन्होंने पब्लिक के लिए, कि पब्लिक स्टार्टेड देयर एजिटेशन। और फिर इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 मेंबर की इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी पड़ती है और उसके रिकमेंडेशन पर महाराज को डिक्लेयर किया जाता है कि नहीं नहीं ही वॉज इनोसेंट, और उनको उनके सारे राइट्स फिर से दिए जाते हैं। अब एक बहुत अच्छी चीज़ जो ये लेके आए थे पवाई रूल, इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि रीवा स्टेट में क्या है कि 60% जो लैंड था वो दे दिया गया था इलाकेदार और पवाईदार के हाथों में, और ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे नीचे, और ऊपर टैक्स भी पे नहीं कर रहे थे राजा को। ठीक है, और जो बाकी 40% लैंड है उसको कहते थे कोठार लैंड, यानी कि वो राजा का खुद का लैंड हो गया। ठीक है, वो राजा के अंडर में आता था, वो सीधे फार्मर्स कल्टीवेट करते थे उसको। लेकिन ये जो इलाकेदार एंड पवाईदार वाला लैंड था इसको लेके प्रॉब्लम थी, बिकॉज दीज पीपल यूज टू कलेक्ट आर्बिट्री रेंट फ्रॉम द फार्मर्स अंडर दैम एंड ऑल्सो यूज टू डू इनजस्टिस विद दैम, ड्यू टू विच द कंडीशन ऑफ फार्मर्स वर पैथेटिक। Therefore, गुलाब सिंह implemented the पवई रूल्स ऑन March 3। अब देखिए जब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना तो डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसको March 13, 1934 टू लिमिट द राइट ऑफ इलाकेदार्स एंड पवाईदार्स। और जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होंगे उन सब पे राइट डिक्लेयर कर दिया गया रीवा कोर्ट का। अगर इलाकेदार और पवाईदार को यूज़ करना है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को तो आप यूज़ कर सकते हो आफ्टर पेइंग 1/4 ऑफ द टैक्स। ओके, और ये जो इलाकेदार पवाईदार हैं आपको भी आके कोर्ट में हाजिरी देनी होगी, और अगर नहीं आओगे तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और ओवरऑल जो रेंट भी था वो बढ़ा दिया गया था 4 to 5 टाइम्स, क्योंकि इनके पास ज़्यादा दौलत आ रही थी तो ये उतने ही ज़्यादा रेबिलियस होते जा रहे थे। ओके, फिर है राजा मार्तंड सिंह जुदेव। तो ये तो 1946 से 1995 तक है, तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं के टाइम पर स्टेट मर्ज होता है इंडियन यूनियन में। ओके, ही वॉज एन एग्रीकल्चरिस्ट एंड बिजनेसमैन। वो तो फिर बिजनेसमैन बनना ही है, पॉलिटिक्स में आना ही है, आफ्टर सभी राजाओं का यही रहा है।
He was also elected to 5th, 7th and 8th Lok Sabha, representing Rewa parliamentary constituency of Madhya Pradesh during 71-77 and 82-89. Okay. He was the राज प्रमुख ऑफ विंध्य प्रदेश, वो जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है ना, अलग अलग स्टेट्स मर्ज करके हमने मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन किया, ठीक है। तो वहाँ पे विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख यही रहे मार्तंड सिंह जुदेव। एक अच्छे सोशल वर्कर भी थे, फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, एंड ही ऑल्सो बिल्ड मैनी हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ऑर्गेनाइज कैंप्स। देखिए ये सब अगर नहीं भी किया ना तो भी जब आंसर बनाना हो तो इस तरह के पॉइंट्स आप लिख सकते हो, वो आपको मार्क्स देकर ही जाएगा। He donated his palace at Satna and other properties for establishment of educational institutions such as Banaras Hindu University and College in Satna. सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने इस्टेब्लिश किया मैंगो रिसर्च सेंटर गोविंदगढ़ में जो आज भी है, नेशनल पार्क ऑफ बांधवगढ़ इन्होंने बनाया। उसके अलावा ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन बोर्ड एंड एज डायरेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम लिमिटेड। ओके, टाइगर सफारी इस्टेब्लिश की इन्होंने, और जहाँ पर ब्रीडिंग सेंटर खोला गया फॉर द वाइट टाइगर एंड द फर्स्ट वाइट लायन नहीं टाइगर, फर्स्ट वाइट टाइगर ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ मोहन, वो यहीं पे देखने को मिलता है हमें 1951 में, एंड ही डाइड इन 1995 एट रीवा। ओके, सो ये हो गई है हमारी बघेलखंड डायनेस्टी कंप्लीट। मार्तंड सिंह जुदेव पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट पवई रूल्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकेंड इज गुलाब सिंह जुदेव 90% पॉसिबिलिटी है कि इस पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ओके, इसके अलावा वेंकट रमन सिंह पे ऑलरेडी आ चुका है, रिपीट हो जाए तो ठीक है, बाकी चांसेस थोड़े कम ही हैं। ओके, इसके अलावा रघुराज सिंह पे, क्योंकि इनके टाइम पर रिवोल्ट हुआ था 1857 का। देन ऊपर चलते हैं तो विक्रमजीत बघेल, ये एक बहुत प्रोमिनेंट रूलर हो जाते हैं यहाँ पर, और दूसरा राजा रामचंद्र बघेल बिकॉज ऑफ अकबर। ओके, और इनफैक्ट उसके ऊपर के दोनों तीनों ही इंपॉर्टेंट है, वीर भानु बघेल एंड वीर सिंह बघेल, क्योंकि इसके टाइम पर लोधी से कन्फ्लिक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं। ओके, बाकी आपको ओरिजिन पूछा जा सकता है और सोर्सेज पूछे जा सकते हैं। अब ये जो 3 क्वेश्चन आए कि आप व्हाट डू यू नो अबाउट द बघेल रियासत, तो आप सब कुछ इसमें बता सकते हो, इसके ओरिजिन के बारे में, इनके प्रोमिनेंट किंग्स के बारे में, 1-2 के बारे में, और स्पेशली लास्ट के जो राजा रहे हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, उन पे ज़रूर नोट लिखना, ये वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुलाब सिंह, ठीक है। देन व्हाट डू यू नो अबाउट द महाराजा रघुराज सिंह, ठीक है, इस पे हमने तैयार कर लिया, ये 2021 में पूछा गया था आपको। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ महाराजा वेंकट रमन सिंह। ओके, और देखिए आपसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ही पूछे गए और पूरे भी नहीं पूछे गए, लेकिन अगर कभी 7 मार्क में पूरा पूछेगा तो वो फिर आपको पूरा ही पूछेगा, ठीक है। तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है जितना आप लोगों ने मन में बिठा रखा है कि ये डायनेस्टीज़ कैसे याद होंगी, हो जाएंगी, ठीक है। अभी तक हम 4-5 डायनेस्टीज़ कर चुके हैं, बाकी की डायनेस्टीज़ भी मैं कंप्लीट करके, और फिर ये बुक आपको प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी, या तो इंदौर की B3 बुक शॉप से आप डायरेक्ट ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली हमें कॉल करके ले सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।